हेलो दोस्तों, आपका अकुल मैक पे स्वागत है। और आप जैसा जानते हैं कि हम मून के ऊपर 1970s के बाद दोबारा नहीं गए। वैसे हमने काफ़ी स्पेस क्राफ्ट भेजे, काफ़ी तरह के प्रोब भेजे और काफ़ी रिसर्च की। हम बहुत कुछ जानते हैं मून के बारे में, लेकिन हमने दोबारा वहाँ पे कदम नहीं रखा। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नई चीज़ें साइंटिस्ट को पता चली हैं। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम चंद्रकांत है और आप मल्टीवर्स देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में जानना जरूरी है कि जो चंद्रयान है, जो इसरो ने भेजा था, जो भारत की प्रीमियर स्पेस एजेंसी है, उसको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रयान वन जो 2008 में भेजा गया था, वो अभी तक कार्यशील है और वो परिक्रमा में है मून के चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ। और चंद्रयान वन ने अ, मून के ऊपर पानी का पता लगाया था। और इस वजह से ये एक होप, आशा की किरण हमें दिखाई दी। एक होप हुई कि भाई वहां पे अगर पानी है तो हम वहां पे जा सकते हैं। हमें धरती से अपना पानी ले जाने की जरूरत नहीं है। हम वहीं पे पानी को प्यूरिफाई करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो पहली तो ये बात होगी कि चंद्रयान ने जो इसरो का एक उपग्रह है, जो उन्होंने इसरो का एक मॉड्यूल है, उन्होंने इस चीज का पता लगाया था। इसके बाद अ, जो साइंटिस्ट है उन्होंने पता लगाया कि भाई मून पे तो बहुत पानी है। इतना पानी है कि अगर उसको समझदारी से यूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, तो कम से कम 1 ट्रिलियन की आबादी को सपोर्ट कर सकता है। तो जो 1 ट्रिलियन लोगों की जो आबादी है, आज के हिसाब से भी ज्यादा है। मतलब आज के हिसाब से 7 बिलियन है। तो 1 ट्रिलियन के आबादी वो मैनेज कर सकता है। इतना पानी वहां पे पाया जाता है। तो इस खोज की वजह से जो एक नई आशा की किरण आई है, और उसके अंदर उसकी वजह से काफी एक्साइटमेंट है। जो स्पेस कम्युनिटी है उसके अंदर काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मून बहुत पास में है। अगर अगर हम मून पे अपना बेस बना सके किसी वजह से, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको एक मार्स से जाने से पहले हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पे हम ये देख सकते हैं कि हम हमारे को क्या क्या चैलेंज मिलेंगे अगर हम दूसरे किसी ग्रह पे रह रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो नासा है, इन्होंने भी काफी काम किया है। उन्होंने ये मून पे लैंड किए हैं। उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, पूरा उन्होंने उपकरण बनाए हैं जिससे इनको पता है कि मून पे कैसे पहुंचा जा सकता है, और वहां पे लैंड किया कैसे किया जा सकता है, और वहां से वापस भी कैसे आया जा सकता है सेफली। तो ये पूरा जो उपकरण है इन्होंने बनाया है, और उन्होंने काफी रिसर्च भी किया है उसके। हालांकि इन्होंने अपने आदमियों को नहीं भेजा बाद में, लेकिन इन्होंने रिसर्च जारी रखी है और इन्होंने काफी शोध किया है। इन्होंने अलग अलग तरीके के उपकरण वहां पे चंद्रमा पे छोड़े हैं, जो अभी तक इनको काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चंद्रमा के बारे में नासा के वजह से हम काफी कुछ जानते हैं। और जो रशियन स्पेस एजेंसी, उसको भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हालांकि इंसान नहीं भेजे, मैंड मिशन नहीं किए, लेकिन उन्होंने काफी रोबोटिक मिशंस किए हैं, जिससे उन्होंने काफी रिसर्च की है। इनफैक्ट जो रशियंस हैं वो डार्क साइड में भी उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजा है, और उन्होंने वहां पे काफी मैपिंग की है। और उन्होंने रोबोटिक मिशन हैं जो मूव करने वाले होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इस तरह के मिशन भी इन्होंने काफी किए हैं। तो रशियंस ने भी काफी डेटा कलेक्ट किया है, नासा ने भी डेटा कलेक्ट किया है, और इंडिया ने पानी का पता लगाया है। तो ये सब चीजें जो हैं, इससे एक नई ऊर्जा जागृत हुई है। और इसकी वजह से एक जो मून है वो सिर्फ 3 दिन की दूरी है, उसमें जो डिस्टेंस है वो 3 दिन का है। तो 3 दिन में हम वहाँ पहुंच सकते हैं। तो कंपेरेटिवली अगर मार्स पे अगर आपको जाना है तो कम से कम 6-7 महीने का एक ट्रिप है। तो उससे उससे बेटर है कि अगर आप पहले ट्रायल मून पे करें और वहां जाके अपनी कॉलोनी बनाए, ह्यूमन कॉलोनी बनाए, तो हमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या हमें क्या चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा अगर हम किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। तो
इसमें जो चैलेंजेस हैं वो तीन चार बड़े बड़े चैलेंज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैलेंज तो है लो ग्रेविटी। जो मून पे जो ग्रेविटी है वो हमारे धरती के मुकाबले 6 गुना कम है। तो उसकी वजह से हमें इस लो ग्रेविटी में सरवाइव करने की जो जो चीज़ें चाहिए वो हमें सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें एक नियम बनाना पड़ेगा जिससे हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग रख सकें लो ग्रेविटी के अंदर। खैर ये तो सब सेटल हो जाएगा। दूसरी चैलेंज है हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमें अपना एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि वहाँ पे पानी हमें मिल गया है तो उसकी वजह से उसका भी चैलेंज हमें थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं जिसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, और उससे हम ऑक्सीजन बना सकते हैं जो हमको सांस लेने में मदद करेगा। हमारे अगर हमें वहाँ पे कुछ पौधे पेड़ पौधे उगाने हैं तो उसमें हमें मदद करेगा। तो वो भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देती है, वो हम सोल्यूशन उसका पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे तो उससे जो टेम्परेचर का नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होता है। तो जो सूरज की तरफ का जो एरिया होता है वो एकदम गर्म हो जाता है, और जो आपके पीछे का एरिया है वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो जो सूरज की तरफ जो फेस आपका होगा उस पर जो टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्रीज के आसपास एवरेज टेम्परेचर होता है, और आपके पीछे जो छाए छाए में जो टेम्परेचर होगा वो -83 डिग्रीज होगा, 183 -183 डिग्रीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा चैलेंज है। अगर हम वहाँ पे कुछ सरफेस पे कोई अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर का जो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही गर्म और बहुत ही ठंडा टेम्परेचर एक साथ ही झेल सके, क्योंकि ये एक मटेरियल साइंस में बहुत बड़ी एक हमें एक खोज करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज तक इस तरह का मटेरियल बनाना बड़ा ही मुश्किल है जो एक साथ ही बहुत ही गर्म और बहुत ही ठंडा टेम्परेचर हैंडल कर सके। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन अब हमें मिलता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर, ये लावा ट्यूब्स कहलाती हैं। ये धरती पर भी पाई जाती हैं, जिसमें जब कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है या जमीन के अंदर लावा ट्रैवल करता है तो वो इतना गर्म होता है, वो पिघली हुई चट्टान होती है, वो इतना गर्म होता है कि वो अपना रास्ता जमीन को पिघला के बना लेता है। लेकिन जब वो वहां से चला जाता है तो एक खाली स्थान छोड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं लावा केव्स। तो ये धरती पे भी पाए जाते हैं, और साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि मून के ऊपर भी ये बहुत सारी लावा ट्यूब्स हैं, लावा केव्स या लावा ट्यूब्स हैं जो बहुत पहले कभी कम से कम 4 बिलियन ईयर्स पहले जब मून गर्म था और उस पे जो उसका जो सरफेस था वो पिघला हुआ था उस समय की बनी हुई है। ये जो रॉक्स है बहुत हार्ड है और बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं जो बने हुए हैं, और इन लावा ट्यूब्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 17 डिग्री मेंटेन होता है, चाहे दिन हो या रात हो। तो 17 डिग्री जो टेम्परेचर है वो तो ह्यूमंस के लिए बहुत ही एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इसमें हम इसके अंदर जाके हम इसमें सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी बात एक और जो पता चली है कि कुछ जगहों पे जो लावा ट्यूब्स होती है उनकी छत कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़े बने हुए हैं। तो ये जो पिट्स है, जो ये गड्ढे बन जाते हैं, इनके अंदर भी जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्रीज मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर, चाहे दिन हो या रात हो। तो इसकी वजह से ये एक बहुत ही आशा की किरण हमारे लिए उत्पन्न होती है कि हम अगर मून पे कॉलोनी बनाए तो हमें कोई स्पेशल मटेरियल की खोज नहीं करनी पड़ेगी। हमें जो अपने जो उपकरण है वो स्पेशल नहीं है, जो हमारी धरती पे उपकरण है उन्हीं को यूज करते हुए हम इन लावा ट्यूब्स के अंदर अपनी कॉलोनी बना सकते हैं। हम वहाँ पे जब कॉलोनी बनाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर की प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एटमॉस्फेयर बनाने के लिए वहाँ पे पानी है और उससे हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बना सकते हैं और अपना एटमॉस्फेयर बना सकते हैं और अपना लिविंग हैबिटेट बना सकते हैं। तो ये जो नई खोज हुई है इससे बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, और इसकी वजह से जो नए जो प्रोजेक्ट्स है वो चालू हुए हैं, और जो एम है वो ये है कि हम ह्यूमन जाएंगे और मून पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे, अपना बेस बनाएंगे। तो ये
जो नासा ने भी अपना प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम उन्होंने आर्टेमिस रखा है। ये आर्टेमिस मून पे जाने के लिए नया रॉकेट है, बहुत ही पावरफुल है। ये एक उपकरण ले जाएगा मून पे और मून पे कॉलोनी बनाने की शुरुआत करेगा। तो ये एक उपकरण है जो ये ऑलरेडी नासा का प्रोजेक्ट है वो चालू है। इसके अलावा आप अगर प्राइवेट ऑपरेटर की बात करें, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, इन्होंने तो बहुत ही इलाबोरेट प्लान बनाया है। इनका जो सबसे बड़ा स्टार जो रॉकेट है इसका नाम है स्टारशिप, और ये उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये लैंड करेगा और जब तक जो ह्यूमंस हैं उसमें ह्यूमंस होंगे, उनके पूरे उपकरण होंगे, उनके पूरे रहने का व्यवस्था होगी, तो ये जब रॉकेट लैंड करेगा तो 8 स्टोरी का एक बिल्डिंग की तरह काम करेगा। तो ये एक टेम्परेरी शेल्टर की तरह काम करेगा। जब तक वो लावा ट्यूब्स के अंदर ये अपना परमानेंट शेल्टर नहीं बना लेते तब तक ये इसमें रह सकते हैं। जो यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, आदमी जाएंगे, इनके इस 8 स्टोरी स्ट्रक्चर में रह सकते हैं। जब इनका काम पूरा हो जाएगा तो ये रॉकेट वहां से टेक ऑफ कर सकता है और वापस अर्थ पे आ सकता है। तो ये रीयूजेबल है। तो ये स्पेस एक्स का ये काफी लंबा प्लान है और उन्होंने इस साल अपना जो स्टारशिप है, सबसे बड़ा रॉकेट जो है, वो टेस्ट भी किया है। और क्योंकि उनको मून पे लैंड कराना है और उनको ये बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा जो स्टारशिप है ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बनाया है, लाइट वेट मटेरियल का नहीं है, हैवी मटेरियल का है, बड़ा स्ट्रांग मटेरियल का उन्होंने बनाया है इसी पर्पज से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक्साइटमेंट है हमारे स्पेस कम्युनिटी के अंदर। अब मून पे हम अपना बेस बनाएंगे जिससे हमें अपना एक माइनिंग का मौका मिलेगा। हम ये भी देख सकते हैं कि हमको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मून पे या किसी दूसरे ग्रह पे अगर हम जाएंगे तो लो ग्रेविटी, और एक प्रैक्टिस रन की तरह हम इसको देख सकते हैं मून बेस। और हमारे धरती के बहुत पास है, सिर्फ 3 दिन का ही ट्रिप है, और अगर टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई तो हो सकता है कम समय पे भी हम चले जाएं मून तक। और हमको वहाँ पे पानी ऑलरेडी मिल गया, तो अपना पानी हमें यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास रिसोर्सेज है वहाँ पे, हम वहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपने प्रतिक्रिया दें, हमें अपने कमेंट्स भेजें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चीज़ से एक्साइटेड है तो हमारे साथ जुड़िए और अपने कमेंट्स भेजिए। मैं अगली दफ़ा आपसे फिर से मल्टीवर्स में मिलूंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।